नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गंगाधर विश्वास आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 10th साइंस की बात कर रहे थे और 10th साइंस में हमने पिछली कक्षाओं में तत्वों के नाम पढ़ लिया था हमने। अब आगे अगर हम बात करें तो 10th साइंस में आगे हम आयंस या मूलक के बारे में बात करेंगे। आयंस या मूलक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, समझना, देखो ये आयंस होता क्या है, आयंस या मूलक क्या होता है। जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि सोडियम जो होता है, सोडियम उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 का मतलब फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो क्या होता है, Na+ बनाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन का आधिक्य हो जाता है। तो Na+ जो बनाया है, इस Na+ को ही हम क्या कहते हैं, मूलक या आयंस कहते हैं। ठीक है, मतलब इनके ऊपर आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, मूलक या आयंस कहते हैं। अब ये जो मूलक होता है ना, ये मूलक 2 प्रकार का होता है। ये मूलक 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो मूलक की बात करें, फर्स्ट प्रकार का जो मूलक होता है उसको हम बोलते हैं सरल मूलक, सरल मूलक। और एक होता है संयुक्त मूलक, संयुक्त मूलक। अच्छा, ये सरल और संयुक्त होता क्या है। अच्छा, आप पहले कॉपी में हेडिंग डाल लेना, आयंस या फिर मूलक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आयंस और मूलक से हमें संयोजकता के बारे में पता लगेगा। अब संयोजकता क्या है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि मूलक या आयंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल मूलक और एक होता है संयुक्त मूलक। अच्छा, ये सरल मूलक क्या होता है तो समझना, सरल मूलक ऐसे मूलक जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, एक ही परमाणु हो, सरल मूलक कहलाता है, सरल मूलक कहलाता है। आप भी ऐसे ही लिख लेना, मूलक को 2 भागों में बांट लेना, एक तो सरल मूलक और एक संयुक्त मूलक। अच्छा, आगे अगर हम संयुक्त मूलक की बात करें तो संयुक्त, इसमें तो केवल कितने परमाणु होते हैं, केवल एक ही परमाणु होते हैं, एक ही परमाणु। और संयुक्त मूलक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनने वाला मूलक क्या कहलाता है, संयुक्त मूलक कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु से बनकर बनेगा, मूलक बनेगा ये, इसको संयुक्त मूलक कहेंगे और इसको सरल मूलक कहेंगे। अच्छा, इसका अब होता क्या है देखना, थोड़ा उदाहरण से हम समझे तो, जैसे सरल मूलक में हमने सोडियम लिखा, सोडियम केवल एक ही परमाणु है तो Na+ बनाता है। जैसे क्लोरीन लिखा, Cl- एक ही परमाणु है तो ये भी क्या है, सरल मूलक कहलाएगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg+2 बनाता है तो ये भी सरल मूलक ही है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, O- बनाता है तो ये भी क्या है, सरल मूलक है। तो इस प्रकार एक परमाणु से मिलकर बनने वाले मूलक क्या कहलाएंगे, सरल मूलक कहलाएंगे। और संयुक्त मूलक की बात करें तो संयुक्त मूलक जैसे कि CO3-2, यहाँ पर 2 परमाणु हैं, कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना मूलक है तो इसको हम संयुक्त मूलक कहेंगे, CO3-2, या फिर हम इसको NO3- भी लिख सकते हैं। मतलब NO3- ये भी क्या होगा, संयुक्त मूलक, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और भी उदाहरण की बात करें तो CN-, C क्या है, कार्बन, N नाइट्रोजन। तो ये सारे किस में आ जाते हैं,
ये सारे आपके संयुक्त मूलक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना। अब आगे अगर बात करें तो ये तो अपना क्या है, सरल मूलक और संयुक्त मूलक। संयुक्त मूलक जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, और सरल मूलक केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे अगर बात करें, अब इन मूलक को हम लिखेंगे, सभी को अलग अलग से पढ़ेंगे हम, आयंस को सभी को अलग अलग से पढ़ें। तो आयंस में देखो +1 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, वैसे ही -1 भी होता है, -2 भी होता है और -3 भी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले +1 और -1 दोनों को एक साथ बात करेंगे। अब +1 के रूप में कौन कौन होता है, कौन कौन +1 बनाता है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। एक तो हाइड्रोजन H+ बनाता है। ठीक है, सोडियम क्या बनाता है, Na+ बनाता है। सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ। फिर पोटेशियम ये क्या बनाता है, K+ बनाता है। ठीक है, एक आता है Q+। इस Q+ को हम कॉपर भी कहते हैं ना, कॉपर, और कोष्टक में फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि Q+ जो कॉपर होता है, कॉपर का प्रतीक हमने कल बात किया था कि Cu होता है। ठीक है, अब कॉपर 2 प्रकार का आयन बनाता है, एक तो +1 भी बनाता है। अच्छा, यहाँ 1 मैंने लिखा नहीं, तो इसको प्लस के रूप में ही लिखते हैं हम, +1 ही माना जाता है। ठीक है ना। अब Q+ जो होता है Cu+ होता है। ठीक है, Cu+ होता है, इसको हम Q+ या कॉपर फर्स्ट कहते हैं। और अगर Cu+2 होता है तो वो Q' हो जाता है, उसको हम +2 में लिखेंगे ना, Q' हो जाता है ना, Q'। बस इसको ऐसे याद रखना, ये अस आता है यहाँ पर और उसमें इक आता है ना। आ पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ऐसे याद रखना कि आ आएगा तो प्लस होगा और ई आएगा तो +2 होगा। ठीक है, Q+ और कॉपर फर्स्ट, तो ये Ca+ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें मर्क्यूरस, या फिर इसको हम साधारणतः मरकरी भी बोलते हैं, और मरकरी का आयन क्या होता है, Hg+ होता है। ठीक है, अब अगर माइनस की बात करें, अच्छा इसमें और भी है, एक तो अमोनियम है। अमोनियम ये एक प्रकार से संयुक्त मूलक हो जाता है ना, संयुक्त मूलक NH4+ हो जाता है अमोनियम। ठीक है, ये तो +1 वाला हो गया। इसके बाद अगर हम -1 की बात करें, तो -1 में क्लोरीन Cl- होता है, फ्लोरीन F- होता है, ब्रोमीन क्या होता है, Br- होता है, फिर आयोड। अच्छा इनको है ना, इनको हम ऐसे लिखेंगे, देखो क्लोरीन तो होता है लेकिन इसके पीछे हम आइड लगाते हैं, क्लोराइड। जब माइनस में आ जाता है ना तो आइड लगा देते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, ये क्या होता है, I- होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। इसके बाद अगर बात करें नाइट्राइट, या फिर इसको हम नाइट्रेट के रूप में भी जानते हैं। नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। ठीक है, तो ये सारे माइनस वाले हो जाते हैं। अच्छा माइनस में एक होता है साइनाइट। साइनाइट जो होता है वो होता है Cn-। ठीक है, ये सारे नाम आपके आ जाता है। उसके बाद ये तो आपका +1 हो गया और ये आपका -1 हो गया। ठीक है,
इनको उतार लो, एक बार लिख लो। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे, अच्छा इसमें एक दो नाम और ऐड करेंगे। एक तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस होता है। ठीक है, इसमें भी एक नाम और ऐड करना है, सिल्वर या चांदी जिसको हम बोलते हैं। ये क्या बनाता है, Ag प्लस बनाता है। ठीक है, Ag पहला अक्षर कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर का होगा ना। यहाँ पर दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको दोनों कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा एक और होता है एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस। ध्यान रखना इसमें सारे कैपिटल लेटर का ही है, CH3COO माइनस। ठीक है, एसीटेट हो गया। एक परमैग्नेट भी होता है, परमैग्नेट। ऐसे आपके ये काम नहीं आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है इतना ना। इतना याद रखना है हमें कि +1 में तो ये सारे आ जाएंगे और -1 में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें, ये तो +1 और -1 हो गया। +1 और -1 के बाद आगे हम बात करें +2 और -2 के बारे में भी बात करेंगे। अब +2 और -2 में कौन कौन आता है, तो +2 में एक तो कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg+2 या 2+ भी लिख सकते हैं इसको ना, मैग्नीशियम। फिर मैंने आपको वहां पर बताया था Q+ होता है, तो यहाँ पर Q+ होता है, Q+ या फिर इसको हम कॉपर सेकंड भी कहते हैं। और कॉपर सेकंड इसका Cu+2 होता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा अब आगे हम बात करें फेरस। अब ये फेरस और फेरिक ये भी दो होते हैं। अब फेरस इसको हम आयरन, अब दूसरे नंबर +2 रहता है इसलिए 2 से व्यक्त करते हैं ना, तो Fe+2। ठीक है, इसके बाद अगर -2 की बात करें तो -2 में कार्बोनेट इसका क्या होता है, CO3-2। फिर ऑक्साइड का क्या होता है, O-2। फिर आता है सल्फर, तो इसको हम सल्फाइड कहेंगे ना, सल्फाइड का S-2। ठीक है, एक होता है सल्फेट का होता है SO4-2। ठीक है, अच्छा ये सल्फाइड होता है तो एक सल्फाइट भी होता है, सल्फाइट क्या होता है, SO3-2 होता है। ठीक है, ये +2 वाले हो जाते हैं और -2 वाले भी हो जाते हैं। +2 में और भी नाम हैं, एक तो जिंक या जस्ता, Zn+2 होता है, जिंक या जस्ता, Zn+2। एक आता है आपका, अच्छा मरकरी जो है, मरकरी भी 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है ना, उसको हमने मर्क्यूरस लिखा था, और यहाँ पर क्या होगा, मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक का प्रतीक क्या होगा, Hg+2 रहेगा। ठीक है, अब ये तो आपके क्या हो गए, +2 और -2 वाले सारे आ गए। इसके बाद अगर आगे बात करें तो +3 और -3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो।
लिख लिया होगा बच्चों आपने। इसके बाद हम +3 और -3 +3 और -3 की बात करें तो +3 में मैंने आपको फेरस बताया था वहां पर, तो यहां पर क्या होता है फेरिक, या फिर इसको हम आयरन थर्ड भी कहते हैं, आयरन थर्ड। और इसका प्रतीक क्या होता है Fe3+। इसका आयन जो होगा वो क्या होगा Fe3+ होगा आयरन का। ठीक है, -3 में होता है नाइट्राइड N-3। ठीक है, एक होता है आपका फॉस्फाइड, फॉस्फाइड का P-3 होता है, और फॉस्फेट होता है। ठीक है, यहां पर आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है Al+3, क्रोमियम का Cr+3। यहां पर होता है एक फास्फाइड, फास्फाइड, फास्फाइड का P-3, और एक होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या होता है PO4-3। ठीक है ना, ये आपके सारे क्या हो गए आयंस के बारे में हो गया। लिख लो एक बार इसको। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपके आ गए हैं ना आयंस में, +1, -1, +2, -2, +3 और -3। अब +4 -4 के बारे में हम बात करते नहीं है, क्योंकि जैसे कि कार्बन है, कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही क्या है प्रोटॉन है। अब इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 4 बचे, तभी तो 6 हो जाएगा, 2 और 4 6, सारे नाभिक में धनावेश रह जाता है। अब देखो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो अष्टक पूरा करना है, स्वतंत्र होना है, मुक्त होना है। अब मुक्त हर कोई चाहता है कि अब मुक्त विचरण करें हम वायुमंडल में, वायुमंडल में हर कोई चाहता है कि मेरा जो विन्यास हो किसके बराबर हो, अक्रिय गैस विन्यास के बराबर हो। तो कार्बन यहां पर क्या करता है, कार्बन के पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये बेचारा फंस जाता है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब इस कंफ्यूजन में रहता है। तो कुल मिला के ये जो है ना, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है, क्योंकि ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसमें इसके अंदर आकर्षण भी तो होना चाहिए उनको आकर्षित, उनको बांधे रखने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर पाता, और 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना भी बहुत मुश्किल है कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्याग देगा। इसलिए न तो अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता तो -4 होता, इलेक्ट्रॉन आया माइनस आया मतलब -4, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो +4 होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया प्लस धनावेश में ज़्यादा हो जाएगा, और धनावेश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये असमंजस में रहता है कि क्या करना है, करे तो क्या करे। तो यहाँ पर क्या करता है ये कि न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही त्यागता है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लगा देता है, मतलब दूसरे परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है। अब साझा करता है तो साझेदारी में उसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन गिनती में आ जाता है। ठीक है, इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे आपके 4th चैप्टर में। ठीक है, वहाँ पर आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आपका कार्बन के बारे में है। ठीक है, तो इसको तो हम तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि +3 और -3 तक ही रहता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे बात करें हम, इसके आगे ये तो आपका आयंस और मूलक हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा कि तत्वों का नाम क्या होता है, 30 तक हमने नाम भी लिखना सीखा। फिर उसके बाद आयंस भी पढ़ा हमने, तत्वों के नाम के आधार पर, उसके क्रमांक के आधार पर हमने आयंस भी लिखा है।
अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें आयंस तो कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, सारे आयंस एक बार याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आयंस सारे याद करने के बाद आप किसी भी प्रकार के अणुसूत्र को लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब किसी भी प्रकार के अणुसूत्र और याद कर लेना, ठीक है। याद करने पर ही आपको सारी चीज़ें आएगा। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ये बेसिक 2-3 चीज़ ही है जो आपको पूरा केमिस्ट्री सिखा देता है ना। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे अणुसूत्र लिखना सीखेंगे हम। अब सारे आयंस याद हो जाए आपको तो हम अणुसूत्र लिखना भी लिख भी सकते हैं। अब अणुसूत्र लिखना कैसे, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा, जैसे आपने पानी सुना होगा, पानी का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, सभी जानते हैं। पानी का अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र तो H2O होता है, ये सभी जानते हैं। अब ये 2 कहाँ से आया, तो इसके बारे में जानेंगे, अणुसूत्र लिखना हम यहाँ से सीखेंगे। अब देखो पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि +1 बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो -2 बनाता है। अब प्लस माइनस, बस प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस वाला आगे रहेगा, अणुसूत्र लिखना सीख रहे हैं हम, प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे रहेगा, ठीक है। अब प्लस वाला आगे और माइनस वाले को हमेशा पीछे लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है इसका, 1, फिर इसके नीचे 1 लिख देंगे और इसके नीचे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा होता है, क्रॉस गुणा क्या होगा, ये 2 तो इसके नीचे चल जाएगा और ये 1 इसके नीचे चल जाएगा। ऑक्साइड का हमने पढ़ा था कि O-2 होता है और H+1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो अणुसूत्र हो जाता है, अणुसूत्र क्या होगा, 2 इसके नीचे जाएगा तो H2 और O के नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, 1 नहीं लिखना है हमें ना। तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं कि वो 1 ही है, H2O। ये किसका अणुसूत्र हो जाता है, पानी का अणुसूत्र। आपने खाने का नमक सुना होगा, खाने का नमक, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो अब इन दोनों के आयंस लिखे तो सोडियम का तो होता है Na+1 और क्लोरीन का क्या होता है, Cl-1, ठीक है। अब इसके नीचे ये 1 को लिखेंगे और इसके नीचे इस 1 को लिखेंगे, फिर इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका मतलब Na के नीचे 1 आएगा। ध्यान रखना ये इसका जो संयोजकता होता है वो इसके नीचे, अब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ प्लस का मतलब आगे रहेगा, माइनस का मतलब पीछे रहेगा, बस इतना। इसके नीचे वाला, इसका जो 1 है ये इसके नीचे आएगा। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये तो Na हो गया, और इसके नीचे वाला मतलब इसका जो संयोजकता है वो इसके नीचे आएगा, तो Cl1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है। तो ये क्या बन गया है, अपना सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र, ठीक है, NaCl हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड हो गया। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम अणुसूत्र लिखने में। तीसरा हमने मान लो ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या आया, सोडियम आया, तो सोडियम का क्या होता है Na+, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3-2 होता है। ये हमने पढ़ा था आयंस में कि सोडियम का तो Na+ होता है। आपने सारी चीज़ें नोट डाउन किया होगा तो उसमें देखना कि सोडियम का आयंस क्या होता है, प्लस होता है, और कार्बोनेट का आयंस क्या होता है, CO3-2 होता है, ठीक है, CO3-2 होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इसकी संयोजकता जो है उसके नीचे लिखेंगे और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब इसका क्रॉस गुणा होगा, संयोजकता का मतलब ये -2 होता है तो 2। अब ये 2 इसके नीचे आएगा Na2 और
CO3 के नीचे एक आएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाता है। ठीक है, ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें हम, आगे और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पर एल्यूमिनियम जो होता है वो होता है Al+3 होता है, हमें पता है Al+3, ये हमने आयंस में लिखा है +3 वाले में, देख लेना एक बार। और ऑक्साइड का क्या होता है, O-2 होता है। ठीक है, अब इस 3 को तो इसके नीचे लिखेंगे और इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे। आयंस सारे याद कर लेना, तभी आप ये कर पाओगे। और ये अगर आ गया ना, तो आपका पहला जो चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया, वो इतना सीधा लगेगा। बस उसमें क्या है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक आपस में भाग लेते हैं, भाग लेके फिर उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाते हैं मतलब दूसरे में क्रियाकारक क्रिया करके जो नया चीज बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इस क्रियाकारक उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं या आपस में क्रिया करते हैं, तो वो अणुसूत्र हमें लिखना अगर आ जाए तो हम उसके अभिक्रियाओं को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें कौन सा 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। अब ये 3 इसके नीचे जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा, तो Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, Al2O3, इसके नीचे 2 और O के नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे वाला यहाँ पर आ जाता है और इसके नीचे वाला इसके नीचे लग जाता है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लो उदाहरण के रूप में, या फिर अणुसूत्र लिखना कैसे लिखते हैं, तो इसको लिख लो एक बार। लिख लिया होगा आपने। इसके बाद कुछ और ले लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है ना, जानने योग्य। एक तो देखो, और एक उदाहरण ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अच्छा, अमोनियम का प्रतीक क्या होता है, मतलब इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, NH4+ होता है। +1 में हमने पढ़ा है अमोनियम के बारे में। ठीक है, क्लोराइड, क्लोरीन का क्या होता है, Cl-1 और इसका +1 ये होता है। अच्छा, +1 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, -1 है तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो ये प्लस का तो इसके नीचे जाएगा और ये +1 इसके नीचे जाएगा। अब +1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब 1 आया दोनों के नीचे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, NH4Cl हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम आगे बात करें, अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा, जैसे ये संयुक्त आयंस जो होता है, संयुक्त आयंस में एक चीज हमें ध्यान रखना होता है, वो क्या चीज है, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी कुछ दिन पहले रीट के एग्जाम में आया हुआ है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है। तो देखो, आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके कंपटीशन, मतलब आगे आप पढ़ोगे तो आपके कंपटीशन में भी ये सारी चीज़ें काम आने वाला है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या होता है तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, कंपटीशन वगैरह वगैरह, तो अभी तो 10वीं क्लास कर लेते हैं ना। अब एल्यूमिनियम क्या होता है, Al+3 होता है, 3+ होता है, ये हमने लिखा है आयन में। और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3- होता है, NO3
-1 होता है, मतलब इसका तो 3 आया और इसका 1 आया। अब ये 3 इसके नीचे जाएगा और ये 1 इसके नीचे जाएगा। अब देखो ये तो सही है कि Al के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो Al हो गया। अब NO3 के नीचे 3 कैसे लिखे? अब 3 यहाँ पर देखो संयुक्त जब आयन आ जाता है और इनको उसके नीचे ये लिखना होता है, तो यहाँ पर हमें कोष्टक बनाकर उस पूरे के नीचे लिखना होता है। NO3 का होल थ्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है, होल थ्राइस मतलब NO3 के पूरे में रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया। अब इसमें एक चीज और जानने योग्य है। अब मान लो ऐसा आ गया, 7वां उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट। पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, जो आप घर में पुताई करने के लिए चूना लाते हो ना, वो चूना का सूत्र ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट सुनना क्या होता है। कैल्शियम का तो हमने क्या पढ़ा, Ca+2 होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3-2 होता है, ठीक है, CO3-2 होता है, कैपिटल लेटर में रहता है दोनों। अच्छा, इसमें 2 आया और इसमें भी 2 आया, ठीक है। अब दोनों अगर ऐसे सेम आ जाता है या फिर अगर दोनों कटता है तो उसको पहले हम काटेंगे, ध्यान रखना। ये 2 से एक बार, ये एक बार कट गया, कटने के बाद अब ये 1 इसके नीचे जाएगा और ये 1 इसके नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम। यहाँ पर एक आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और कार्बोनेट के नीचे भी 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो आपके कितने टाइप आते हैं। एक तो नॉर्मल, जिसमें जिसके नीचे तो इसके नीचे वाला इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे वाला इसके नीचे लिखना है। बस इसमें 2 चीज ध्यान रखने योग्य है। एक तो अगर सेम आ जाता है तो कट जाता है, ठीक है, और अगर ऐसे संयुक्त आयंस के रूप में आए तो उसके हॉल में लग जाता है। बस 2 चीज है ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर कट रहा हो तो काटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर संयुक्त आयन के नीचे कुछ आता है तो उसके हॉल में लिखेंगे, पूरे में लिखेंगे, जैसे होल थ्राइस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अणुसूत्र लिखना हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, है ना, इसलिए हमने पहले इसका बेसिक के बारे में जाना, है ना। ये बेसिक कहाँ कहाँ काम आएगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सभी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये तो आपका बेसिक हो गया पूरा, ठीक है। अब हम अच्छा कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ जो आप कल लिख लेना, करके लाना, मतलब अगली क्लास में आप प्रैक्टिस करना कुल मिला के, ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। कमेंट करके बताना किसका आंसर सही होगा तो वो देखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें उदाहरण लिख लेना। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट। चौथा कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड। पांचवा सोडियम कार्बोनेट। छठा क्यूप्रस। अस लग रहा है मतलब +1, ध्यान रखना, Cu+1 क्यूप्रस ऑक्साइड। फेरस, अब फेरस में अस लगता है तो +2 और इक लगता है तो +3, ध्यान रखना, लोहा। तो फेरस ऑक्साइड। ठीक है, बहुत है इतना प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कर लेना इसका और कमेंट में आंसर डाल देना। ठीक है, इसके साथ अब देखो ये बच्चों, आज हमने आयंस के बारे में पढ़ा। आयंस के बाद हमने अणुसूत्र लिखना सीखा। अब ये सारी चीज़ें आपके 1 से लेकर 5वें चैप्टर तक काम आने वाला है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपके 2 क्लास में पूरा हो गया। बस इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब चैप्टर में सबसे पहले हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आपके एक तरह से बेसिक का ही काम करता है। मतलब आप पहले चैप्टर पढ़ लोगे तो पहले चैप्टर में सारे तत्व वगैरह आएंगे, तो वो तत्वों के बारे में आप 5वें चैप्टर में जान पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी बेसिक ही है एक प्रकार से। तो 5वां चैप्टर पहले पढ़ेंगे, फिर हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो कल हम अगली क्लास में 5वें चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।